हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और ये है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर। दो लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। जितना भी दो क्लास में अभी तक पढ़ा है उनको एक बार हम बुक से रीड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। ये है हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टडी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पे कन्वर्जन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम केमिकल में कन्वर्ट करते हैं एंड केमिकल को हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वाइसा वर्सा। ठीक है। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का वर्क कराते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो अपने आप ही सारे वर्क करता है, उसको हमें बार बार इग्नाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसमें हमें बार बार इग्नाइट करने की जरूरत पड़ती है, हमें बार बार उस रिएक्शन को करवाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस की हेल्प से हम नॉन स्पॉन्टेनियस वर्क कर रहे हैं। The subject is too important both for theoretical and practical consideration। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरेटिकल के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। A large number of metals, sodium hydroxide, chlorine, fluorine and many other chemicals are produced by the electrochemical method। इस मेथड से हम बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन से केमिकल हैं? यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स। बैटरीज एंड द फ्यूल सेल कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरी होते हैं, जो सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और वो उसके बाद वर्क करना शुरू करते हैं। फिर है स्केल, various instruments and the devices, the reactions carried out electrochemically can be energy efficient and less polluting. Therefore, study of electrochemistry is important for creating a new technology that are eco-friendly। electrochemistry जो सेल है ये कैसा है? लेस पोल्यूटिंग है, इसमें ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, तो ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है और हमारे लिए इको फ्रेंडली भी है। The transmission of sensory signal through the cell to the brain and the vice versa and communication between the cell are known to have electrochemical origin। electrochemical origin इसमें क्या कह रहे हैं? देखो, द ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू द सेल टू द ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो सेंसरी नर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिग्नल हमारे ब्रेन को पहुंचाते हैं और फिर हमारा ब्रेन जो है वापस से बैक, जैसे कि हम कोई चीज देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारी आंखों को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या देखा है? तो आईज के जो नर्व्स है वो हमारे ब्रेन तक जाएगा, फिर ब्रेन उसको सिग्नल करेगा, तब हम उस चीज को पहचान पाते हैं। तो ऐसा ही कुछ सेल में भी है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज देयर फॉर अ वेरी वास्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये बहुत ही वास्ट और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इन यूनिट वी विल कवर ओनली सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स। और इसमें हम कुछ ही एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आप फर्दर स्टडी करोगे तब आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में और जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट, क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वी हैड स्टडीड द कंस्ट्रक्शंस एंड द फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डैनियल सेल बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है,
This cell convert the chemical energy liberated during the redox reaction. redox reaction क्या है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. हाफ में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और हाफ में यहाँ पे रिडक्शन होता है, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन है. देखो जैसे कि ये पूरा आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या किया गया है? दो सोल्यूशन लिया है, दो रॉड है हमारे पास. पहले तो जिंक का रॉड है तो यहाँ पे जिंक का ही सोल्यूशन होगा, यहाँ पे कॉपर की रॉड है तो यहाँ पे कॉपर का ही सोल्यूशन होगा, और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगाया है ताकि फंक्शन जो है वो स्मूथली हो जाए, यहाँ पे किसी भी तरीके का रुकावट ना आ सके चार्जेस की वजह से. ठीक है. और जो इधर है जिंक है, यानी कि एनोड साइड, जिंक कहाँ पे लगा हुआ है? ये कौन सी रोड है? ये एनोड की रॉड है, वही ये कैथोड की रोड है. और यहाँ पे होगा हमारा ऑक्सीडेशन और कैथोड की साइड होगा हमारा रिडक्शन. ऑक्सीडेशन होता है हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन होता है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे जिंक था पहले, जिंक पे 0 चार्ज है, अभी राइट हैंड साइड जाते ही जिंक पे +2 हो गया, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए. वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के पास कॉपर 2 पॉजिटिव था, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन पहले से दिए हुए थे, तो इसने क्या किया? जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको उसने ग्रैब कर लिया और अभी कॉपर में कन्वर्ट हो गया. क्लियर है? इसमें क्या होता है? chemical energy liberated during the redox reaction to the electrical energy and has an electrical potential equal to 1.1. इसमें क्या हो रहा है कि जो केमिकल एनर्जी है, यहाँ पे जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है. वहीं जब हम इलेक्ट्रोलिटिक की बात करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. और इसमें वोल्टेज कितना दे रखा है? इतने वोल्ट का डिफरेंस आएगा 1.1. जब यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होगा तो ओवरऑल जो चार्ज हमें देखने के लिए मिलेगा, ओवरऑल जो वोल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो 1.1 का होगा, यानी कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस. देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे हमने ZnSO4 लिया है सोल्यूशन, यहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. ठीक है. तो जब Zn ऑक्सीडाइज होगा तो सोल्यूशन में हमें पहले से तो ZnSO4 था ही, अब सोल्यूशन में हमें Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव यही देखने के लिए मिलेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड पे जाके चिपक जाएंगे. वहीं अगर हम इस कॉपर सल्फेट की बात करें तो क्योंकि ये पॉजिटिव कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव किसकी वजह से होगा? जब यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव इस रॉड पे आके चिपक जाएगा तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल शो करेगा, और सोल्यूशन में हमें क्या मिल जाएगा? SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये हमें सोल्यूशन में देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जिंक की वजह से जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस रॉड पे आ गए, तो यहाँ पे जनरेट हुआ है हमारा नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ पे जनरेट होगा हमारा नेगेटिव पोटेंशियल, और यहाँ पे जनरेट हुआ है कॉपर 2 पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल. तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव, ओवरऑल 0 नहीं होगा. अगर 0 हो गया तो सेल फंक्शन करना बंद कर देगा, यानी कि सेल का प्रोसेस ही नहीं होगा. तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? कुछ ना कुछ पोटेंशियल रह जाता है, वही पोटेंशियल यहाँ पे दिखाया जा रहा है 1.1 वोल्ट है. When concentration of Zn2 positive and copper 2 positive ions is unity, यानी कि 1 mole dm per cube, such as the device is called galvanic or voltaic cell. इस सेल को हम क्या बोलते हैं? या तो गैल्वेनिक बोल लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लो, या फिर वोल्टाइक सेल बोल लो. क्लियर है? If an external opposite potential is applied in the galvanic cell and increased slowly, we find that the reaction continue to take place till the opposing voltage reaches the value of 1.1 volt. When the reaction stops altogether and no current flow through the cell, any further increase in the next external potential again starts the reaction but in the opposite direction. अभी क्या था? ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं से भी हमने बाहर से करंट पास नहीं किया है, सारा इंटरनली हो रहा है. लेकिन अगर क्या हो, हम यहाँ पे एक्सटर्नल, और हम इसको एक्सटर्नली करंट प्रोवाइड करें, हम इसको वोल्टेज दे दें, और अभी हमें पता है कि इसके पास 1.1
1 का वोल्टेज है, ठीक है। हमने बाहर से इसको और वोल्टेज दे दिया, यहाँ पे हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3 केस बनेंगे, कौन कौन से 3 केस हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पे ये सारे केसेस समझाए गए हैं, ठीक है। देखो पहले इसको रीड करते हैं हम। It is now functions of the electrolytic cell, a device using for the electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction. Both the type of cell are quite important and we shall study some of their silent features in the following pages. Okay, इसका मतलब अभी समझाऊंगी, पहले ये देखते हैं। हमने एक्सटर्नली एक बैटरी कनेक्ट कर दी है अपने गैल्वेनिक सेल के साथ। क्या किया है, उसका जो वोल्टेज है वो लेस देन 1.1 रखा है। अभी हमें पता है ओवरऑल सेल का जो वोल्टेज है वो 1.1 है, जो कि इंटरनली है। अब हमने एक्सटर्नली एक और वोल्टेज कनेक्ट कर दिया है जिसमें कितना है, इसकी वैल्यू लेस देन 1.1 है, ठीक है। अभी लेस देन 1.1 था, तो लेस देन 1.1 होने से क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस क्या है, अगर लेस देन 1.1 है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज और जो इंटरनल वोल्टेज, उन दोनों में जैसे जो इंटरनल वोल्टेज था उससे कम हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है, तो जैसे सेल पहले फंक्शन कर रहा था अभी भी वैसे ही फंक्शन करेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था वो एनोड से कैथोड की साइड था, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेगा, तो अभी भी वैसा ही हो रहा है, ठीक है। जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड, जैसा भी हो रहा था वैसा ही है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये ऊपर था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अभी जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। अगर एक्सटर्नल हमने वोल्टेज लेस देन 1.1 रखा है तो ये केस हमारा 1 है, क्लियर है। अब क्या होगा केस 2 की अगर हम बात करें, जब हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो देखो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पोटेंशियल बराबर करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि अभी हमारा ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, और दोनों वोल्टेज बराबर है। यहाँ पे भी 1.1 का था पहले, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे एक भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, सेल का फंक्शन जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सटर्नल जो हमने वोल्टेज दिया है 1.1 है, तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द करंट और नो केमिकल रिएक्शन, जब फ्लो ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, करंट फ्लो नहीं होगा, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड केस था। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो मोर देन 1.1 वोल्ट है। एक्सटर्नल पोटेंशियल इज मोर देन 1.1 वोल्ट, यानी कि पहले क्या था, देखो पहले इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो हो रहा था जिंक की साइड से और कैथोड की तरफ आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव ज्यादा है, ये नेगेटिव कम है, ये एक दूसरे को ओवरकम कर देगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव वाला अब ज्यादा हो गया, नेगेटिव वाला अब कम हो गया, यानी कि जैसा फंक्शन होना चाहिए था अब उसका ऑपोजिट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब यहां से फ्लो करने की बजाय उल्टी डायरेक्शन से फ्लो करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज होगा तो करंट का डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। यानी कि जो फंक्शन पहले जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो फंक्शन कर रहा था, अब वो इलेक्ट्रोकेमिकल ना करके इलेक्ट्रोलिटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एंड करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, उल्टा हो गया। इलेक्ट्रॉन अब हमारा कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा और करंट हमारा जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिसॉल्व एट द कॉपर इलेक्ट्रोड। ये पूरा ऑपोजिट हो जाएगा और इलेक्ट्रोलिटिक फंक्शंस की तरह काम करने लग जाएगा। यही हमें ऊपर बताया था। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों केसेस यहाँ पे बताए हैं। एक बार इसको दोबारा से रीड करते हैं ताकि और अच्छे से समझ आ सके। क्या कह रहे हैं, इफ एन एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड, जब हमने एक्सटर्नल ऑपोजिट पोटेंशियल लगाया था
गैल्वेनिक सेल में और हम उसको धीरे धीरे इंक्रीज करें, पहले कम था फिर हम उसको 1.1 तक लेके गए और फिर हमने एक टाइम ऐसा है कि 1.1 से भी हमने उसको ज्यादा कर दिया. We find that the reaction continues to take place till the opposite voltage reaches to the value of 1.1 और हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो ऑपोजिट वैल्यू है वो 1.1 तक ना पहुंच जाए या फिर उससे ज्यादा ना हो जाए. तब क्या होगा? When the reaction stop all together and no current flow. जब 1.1 के बराबर हो जाएगा तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं होगा. Any further increase in the external potential, लेकिन जब हम 1.1 से भी और ज्यादा उसको इंक्रीज कर देंगे then the reaction but in the opposite direction, और जो रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लग जाएगा. It now functions as an electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बजाय अब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करने लग जाएगा. इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हम जो भी पढ़ रहे हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एक दूसरे का जस्ट ऑपोजिट है. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते ही फंक्शन उल्टा हो जा रहा है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जगह वो इलेक्ट्रोलिटिक की तरह वर्क करने लग जाएगा. ओके, क्लियर है इतना? A device using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction, both the type of the cell are quite important. चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें हम, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, दोनों ही सेल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. हमें दोनों की ही स्टडी करनी है इस चैप्टर में. ठीक है, इतने के बाद तीनों चीजें हमने डिस्कस कर लिए थे. तीनों केसेस क्या क्या होंगे. अब आता है गैल्वेनिक सेल. ठीक है, अभी हमने पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह देखा था. अब हम रिएक्शंस देखेंगे. इसमें क्या है? as mentioned earlier, a galvanic cell is an electrochemical cell that convert chemical energy of a spontaneous redox reaction into the electrical energy. हमें ये बात पता है कि जो गैल्वेनिक सेल है यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो क्या करता है? वो हमारा किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, और in this device gives energy of a spontaneous redox reaction is converted into the electrical work which may be used for running a motor or other electrical gadgets like heater, fan, geyser, etc. अब इसमें गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? क्लास 11th में आपने गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा. मतलब जो वर्क होता है, जो यूजफुल वर्क होता है, ठीक है, उसी को हम गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं. तो यहाँ पे कितना यूजफुल वर्क हो रहा है एक सेल के द्वारा. ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है देखो, और उसने क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी को जो कन्वर्ट किया है, जिसकी वजह से हम उसको किस किस में यूज कर रहे हैं? हम उसको बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में यूज करते हैं लाइक हीटर, फैन, गीजर, बहुत सारा, जैसे इन्वर्टर्स वगैरह हो गया. ये भी इसी का एक पार्ट है, एग्जाम्पल है. Daniel cell discussed earlier in one such cell in which the following redox reaction occur. हमें पता है कि जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, देखो अलग अलग नाम आ रहे हैं. आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टाइक सेल सब एक ही है. ठीक है, जो भी हमने ऊपर स्ट्रक्चर उसका देखा था, पूरा वर्किंग हमने देखा था. तो वहां पे हमने ये रिएक्शन देखी थी ऊपर कि जो जिंक है यानी कि जो एनोड साइड है वो अपना करता है ऑक्सीडेशन और जो कैथोड साइड है वो करता है अपना रिडक्शन. तो एनोड साइड लगा होता है जिंक, जिंक ने किया अपना ऑक्सीडेशन और कॉपर ने वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो जिंक ने छोड़ा था उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और वो बन जाता है कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर. This reaction is a combination of two half reaction whose addition give the overall reaction. ये overall reaction है पूरे सेल का. बट जब हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि 2 सेल है उसमें, मतलब पूरा एक सेल है. आधे की बात करें हम कॉपर वाले की या फिर आधे हम जिंक वाले की बात करें तो वो हाफ सेल माना जाएगा. ठीक है, सिर्फ हम कॉपर की बात करें तो वो हाफ सेल में आएगा, सिर्फ हम जिंक की बात करें तो वो हाफ सेल में आएगा. तो उनको अलग अलग नाम से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि सिर्फ अगर हम कॉपर वाले की बात करें, हमें पता है कि कॉपर ने खुद का रिडक्शन किया है तो इसको हम रिडक्शन हाफ सेल भी बोलते हैं. ठीक है, और जिंक ने क्या किया है? खुद का ऑक्सीडेशन किया है तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं. ओके, और जो हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव होता है वो कैथोड पे होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैथोड हाफ सेल, और इसको हम बोलते हैं एनोड हाफ सेल. इतना क्लियर है?
अब these reactions occur in two different portion of the Daniell cell. ये जो पूरा हो रहा है एक सेल है लेकिन उसमें भी दो पोर्शन अलग अलग बटे हुए हैं. The reduction half reactions occur at the copper electrode while the oxidation half reaction occur on the zinc electrode. जो आधा पार्ट है रिडक्शन वाला वो कॉपर की साइड होता है और जो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है वो जिंक हाफ सेल की साइड होता है. और एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाफ सेल. इनको हम हाफ सेल बोलते हैं, रिडॉक्स कपल्स बोलते हैं. Then the copper electrode may be called the reduction half cell and the zinc electrode called the oxidation half cell. जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलेंगे. ओके, we can construct innumerable number of galvanic cell on the pattern of the Daniell cell by taking combination of different half cells. Each cell consists of a metallic electrode dipped into an electrolyte. The two half cells are connected by the metallic wire through a voltaic meter and switch externally. The electrolyte of the two half cells are connected internally though the salt bridge as shown in the figure. देखो जैसे हमने गैल्वेनिक सेल लिया है, गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कॉपर है और जिंक है, इसलिए हम उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि हम बहुत सारे ऐसे डैनियल सेल बना सकते हैं. डैनियल सेल में फिक्स नहीं है, हम कोई से भी दो मेटल ले सकते हैं. एक को हम कैथोड की जगह रखेंगे, एक को हम एनोड की जगह रखेंगे, उसमें हम रॉड डालेंगे. जो भी दो मेटल हम चूज कर रहे हैं, जो हमने मेटल लिया है उसी का हमें सोल्यूशन लेना है, उसको वोल्ट मीटर से हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है, और इंटरनली हम उसको कनेक्ट करेंगे जैसा भी हमने ऊपर देखा था. ठीक है, तो वही बता रहे कि हम ऐसे बहुत सारे सेल बना सकते हैं जिसको हम डैनियल सेल बोलेंगे. और बीच में हम क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, क्यों हमने ये सॉल्ट ब्रिज लगाया है. Sometimes both the electrode dip in the same electrolyte solution and in such cases we do not require a salt bridge. जब हमारे पास दोनों जो हाफ सेल्स है उसमें एक ही टाइप का सोल्यूशन हो तो हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक इंटरलिंक बनाता है दो बीकर्स के बीच में. क्योंकि दोनों सोल्यूशन अलग अलग होते हैं, जब दोनों सोल्यूशन सेम हो जाएंगे तो हमें वो इंटरलिंक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एट ईच electrolyte interface there is a tendency of a metal ions to the solution to deposit on the metal electrode trying to make a positively charged. At the same time, metal atom of the electrode have a tendency to go into the solution as ions and leave behind the electron behind the electron at the electrode trying to make a negatively charged. At the equilibrium there is a separation of charge and the depending on the tendencies of the two opposing reaction the electrode may be positively or the negatively charged with respect to the solution. A potential difference developed between the two electrode and the electrolytic which is called electrode potential. अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है. उसके लिए हमें ऊपर वाला डायग्राम देखना पड़ेगा वापस से, या फिर नीचे भी बना हुआ है. ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. देखो क्या होता है. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास जिंक की रॉड है और इसी में हमारे पास सोल्यूशन है, जिंक का सोल्यूशन है. तो जो ZnSO4 है और यहाँ पे जिंक है तो सोल्यूशन में टूट टूट के क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन. तो इस रॉड का और इस सोल्यूशन के बीच का, जिसमें ये रॉड डिप है उस सोल्यूशन का, और इस रॉड के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होगा इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे. यानी कि इलेक्ट्रोड और जिसमें वो इलेक्ट्रोड डिप है उन दोनों के जो डिफरेंस होंगे उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे. जितना ज्यादा जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी गेन करने की उतना ज्यादा वो क्या करेगा, यहाँ पे गेन हो रहा है, लूज हो रहा है, सॉरी लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. यानी कि पहले इसने दो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है. हाँ, तो जिंक की क्या होगी, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ज्यादा यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा. सेम कॉपर के साथ भी है. कॉपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा
उतना ज्यादा इसके रॉड और इसके सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप का होगा, कौन कौन सा? एक होगा हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल में होगा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा गेन उतना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, जितना ज्यादा लॉस उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इन दोनों की वजह से जो क्रिएट होता है इसको हम बोलते हैं, पूरे टोटल को मिला के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, फिर है when the concentration of all the species involved in the half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential। अभी हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमारे पास ना कंसंट्रेशन फिक्स होता है, ना ही प्रेशर फिक्स होता है, ना ही टेम्परेचर फिक्स होता है। किसी भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर और किसी भी हम कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, स्टैंडर्ड में क्या होता है, कुछ चीजें फिक्स हो जाती हैं। क्या क्या चीजें फिक्स होती हैं? जैसे कि इनका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड में हमारा आ जाएगा कि टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन होना चाहिए, प्रेशर हमारे पास 1 atm ही होना चाहिए, और क्या होगा, कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन हमारे पास होना चाहिए 1 मोलर। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड की कंडीशन होती है कि स्टैंडर्ड में इतना ही होना चाहिए, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो कंसीडर स्टैंडर्ड में नहीं किया जाएगा। According to the IUPAC convention, standard reduction potential are now called standard electrode potential। अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू IUPAC उन्होंने क्या किया, ऑक्सीडेशन वाले को हटा के रिडक्शन वाले को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मान लिया। यानी कि क्वेश्चन में आपको चाहे ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी होगी चाहे रिडक्शन की वैल्यू दी होगी, हम हमेशा कंसीडर करेंगे उसको एज अ रिडक्शन। लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन दिया होगा फिर आप उसको रिडक्शन कैसे लिखोगे? तो जो वैल्यू ऑक्सीडेशन की होती है वही वैल्यू रिडक्शन की होती है, लेकिन उसमें सिर्फ साइन का चेंज होता है। मान लो कि हमारे पास रिडक्शन में एक वैल्यू दी होगी, ई रिडक्शन की वैल्यू हमारे पास है 0.76। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में जाने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी -0.76। वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन में चेंज होगा। अगर आपको ऑक्सीडेशन नेगेटिव में दिया होगा तो रिडक्शन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में करना है, और अगर ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में दिया होगा तो रिडक्शन में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। सिर्फ साइन का चेंज होगा, वैल्यूज कोई चेंज नहीं होगी, इसीलिए हम इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एप्रोप्रिएट होगा, जो IUPAC ने बोला है कि हमेशा हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन वाले को ही लेना है, ऑक्सीडेशन वाले को हमें नहीं लेना, उसको हटा दिया। ठीक है, फिर in a galvanic cell the half cell in which the oxidation takes place is called anode, and the negative potential with respect to the solution, the other half cell which reduction takes place cathode। जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है कैथोड पे, जहां पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है एनोड। क्लियर है इतना? There exists a potential difference between the two electrode as soon as the switches is on position and the electron flow from negative electrode to the positive electrode, the direction of flow of current flow is opposite to the electron flow। ये कब होगा हमारा? जब स्विच ऑन होगा तभी सारे फंक्शंस हो पाएंगे, तभी करंट फ्लो हो पाएगा। फिर कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जो कि आपको पहले से ही पता है। ठीक है, The potential difference between two electrode of a galvanic cell is called cell potential। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। इट इज द मेजर इन वोल्ट, और सेल पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं? हम वोल्ट में मेजर करते हैं। द सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कैथोड एंड एनोड। अभी तक हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा था जो कि इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच में था। अब हम सेल पोटेंशियल देख रहे हैं। सेल क्या है? दो हाफ सेल है, एक इधर सेल है हमारा
और एक हमारे पास इधर सेल है। तो इन दोनों सेल के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर था। इन दोनों सेल के जो बीच का डिफरेंस है, कुछ ये जनरेट करेगा पोटेंशियल, कुछ ये जनरेट करेगा पोटेंशियल। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ कुछ वैल्यूज कट हो जाएंगे, जो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि सेल पोटेंशियल है। ठीक है, क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन के बीच में है। सेल पोटेंशियल, ये एक सेल है हाफ सेल और ये एक हाफ सेल है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल को सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि इतना बड़ा कोई नहीं बोलता है, आप सीधा सीधा जब भी पेपर में लिखोगे आप लिखोगे ईएमएफ, या फिर जो क्वेश्चन आएगा वो ईएमएफ के नाम से आएगा, ना कि इसके नाम से, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से। इसका फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए बस। When no current is drawn through the cell, it is now accepted convention that we keep the anode on the left and the cathode on the right. हमें पता है कि जब भी कोई फ्लो करंट का नहीं होगा, ठीक है, when no current is drawn through the cell, it is now an accepted convention. अब देखो कन्वेंशन कैसे होता है, वो फिक्स है कि जो हमारा एनोड होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड होगा, जो कैथोड होगा वो हमेशा राइट साइड होगा। थ्योरी में क्या बताया था लर्न करने के लिए? लोन, ठीक है, एल से लेफ्ट है, ओ से हमारा ऑक्सीडेशन है, ए से हमारा एनोड है और एन से हमारा नेगेटिव है। यानी कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड लगा होगा और वो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगा। अब इसको छोड़ के जो भी बचा है वो हमारा किस साइड होगा? कैथोड के साइड होगा, यानी कि राइट हैंड साइड होगा। While representing the galvanic cell, a galvanic cell is generally represented by the putting vertical line between the metal and the electrolytic solution and putting a double vertical line between the two electrolyte connected by a salt bridge under the convention of the EMF cell is positive and is given by the potential of the half cell। देखो इतना जो थ्योरी लिखा है ना, इसको एक लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बात बता रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड तक जाएंगे। तो इसको न्यूमेरिकल में कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। सबसे पहले हमें पता है कि जिंक है, ठीक है, जिंक ने किया खुद का ऑक्सीडेशन, तो हम क्या करेंगे? एक वर्टिकल लाइन पुट करेंगे। कर लिया, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा यानी कि Zn2 पॉजिटिव, और ये हमारा 1 मोलर है। हम एक इसके कंसेंट्रेशन लेके चल रहे हैं। फिर ये एक हाफ सेल है, हाफ सेल के बाद आता है हमारा डबल वर्टिकल लाइन जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। और फिर राइट साइड होता है हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव से, जिसका भी हम 1 मोलर कंसेंट्रेशन लेके चल रहे हैं और जो कि कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरे जो डायग्राम अभी तक हम देखते आ रहे हैं उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये बैरियर बता रहा है रॉड और उसके सोल्यूशन के बीच का। यहाँ पे डबल सॉल्ट है, ये सोल्यूशन है और वो कॉपर का रॉड है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे हम ई सेल निकालेंगे? तो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट, राइट में क्या होता है? हमारा कैथोड होता है और लेफ्ट में होता है हमारा एनोड। तो हम इसको ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड भी लिख सकते हैं। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे दिया पूरा ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है पूरे सेल का। कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया, सिल्वर से सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन वहीं अगर इसका हम हाफ हाफ सेल देखें, कैथोड पे क्या हुआ है, एनोड पे क्या हुआ है, हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो कैथोड होता है वहां पे रिडक्शन होता है, जो एनोड होता है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन हुआ, यानी कि Ag ने रिडक्शन किया है क्योंकि Ag हमारा कैथोड पे लगा हुआ था। तो Ag पॉजिटिव से बन गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के Ag नेगेटिव। बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। देखो कैसे होगा, हमें इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लीकेशन किया, बाकी कुछ नहीं है। कैथोड की साइड हम मान लेते सिल्वर है, सिल्वर पॉजिटिव था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा ना, तभी ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये कन्वर्ट हो गया Ag में।
वही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या होगा, पहले से ये कॉपर था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया और ये कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया। अब हमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल करना होता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम सेल और बैटरी को टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि उसमें बाहर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ओवरऑल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं रखना होता है, तो ऊपर भी मैं 2 की मल्टीप्लीकेशन करूंगी। जब हम ऊपर 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो राइट हैंड साइड से 2 इलेक्ट्रॉन को कट कर देगा। अब जो हमारा रिएक्शन आया है वो 2Ag पॉजिटिव प्लस, लेफ्ट हैंड साइड वाले पहले सारे लिखेंगे, कॉपर गिव 2Ag प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ये बनेगा हमारा, ठीक है। तो यही था हमारा ओवरऑल रिएक्शन। तो हाफ सेल में कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारा कैथोड की साइड, और ऑक्सीडेशन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो ये बनेगा हमारा ऑक्सीडेशन के साइड। इट कैन बी सीन दैट द सम ऑफ 3.5 and 3.6 leads to the overall reaction in 2.4 in the cell, and that the silver electrode act as a cathode and the copper electrode act as a anode. कॉपर इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड पे ही है, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सिल्वर कहाँ पे है, कैथोड पे, क्योंकि उसका रिडक्शन हो रहा है। अब ओवरऑल रिएक्शन जैसे मैंने ऊपर गैल्वेनिक सेल के लिए लिखा था, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने एक दूसरे सेल के लिए लिखा है जिसमें इन्होंने कॉपर और सिल्वर लिया है। तो पहले कॉपर लिया है एनोड साइड, ठीक है, कॉपर लिया है, कॉपर का हुआ ऑक्सीडेशन, ये रॉड है, ये सोल्यूशन है। फिर सोल्यूशन का हम क्या लिखते हैं, उसका हम इसमें लिखते हैं कि कितनी उसकी कंसंट्रेशन भी है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। बीच में हमने सॉल्ट ब्रिज लगाया है, फिर हम लिखेंगे राइट हैंड साइड कि Ag पॉजिटिव से वो Ag में कन्वर्ट हो गया है। फॉर्मूला और क्या हो सकता है, ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, जो ई राइट है दिस माइनस दिस, या फिर कैथोड माइनस एनोड कर लो, राइट माइनस लेफ्ट कर लो, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो तीनों फॉर्मूले में से कुछ भी यूज कर लो, तीनों बराबर है, ठीक है। The potential of an individual half cell cannot be measured. We can only measure the difference between the two half cell potential that gives the EMF of the cell. We are arbitrary choose the potential of the one electrode half cell that the other can be determined with the respect of this. अब देखो यहाँ पे कह रहे कि अभी तक जो हम करते हुए आ रहे, जो हम EMF निकाले थे वो ओवरऑल सेल का था, लेकिन अभी तक तो हमें ये पता ही नहीं चला कि हाफ सेल का, जो हाफ हमारे पास सेल है उसका EMF कितना है, तो हम कैसे वो निकालेंगे हाफ सेल के लिए। अभी तक हम ओवरऑल के लिए निकाल रहे थे जो ई सेल था, अब हम हाफ के लिए निकालेंगे। तो हाफ के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें हाफ का निकालना है तो अब देखते हैं कैसे निकालेंगे, किसकी हेल्प से निकालेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे शी की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। जो हाइड्रोजन होता है उसकी जो ई सेल की वैल्यू होती है, आई मीन स्टैंडर्ड है तो ई नॉट सेल हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का जो ई नॉट सेल होता है वो 0 होता है। अब किसी भी, चाहे कैथोड की साइड लगा दो हाइड्रोजन को, चाहे एनोड की साइड लगा दो, अगर इसको कैथोड की साइड लगाएंगे तो एनोड की साइड हमें दूसरा मेटल लगाना पड़ेगा, तो इसकी 0 है तो हमें एनोड का EMF सेल पता चल जाएगा। ऐसे ही इसको अगर हम एक बार एनोड की साइड लगाएंगे तो कैथोड की साइड हम दूसरे मेटल को लगा सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 तो हमें दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करने में हेल्प करता है एक हाफ सेल का ई सेल कैसे निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द हाफ सेल कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट बाय, अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसमें क्या है, हमने एक बीकर लिया है, ठीक है। बीकर में हमने क्या किया, ये हमारे पास ग्लास है, ग्लास के अंदर हमने डाला है प्लेटिनम का वायर, और प्लेटिनम का वायर कहीं ना कहीं जाके वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है, और नीचे हमने क्या लिया, ये प्लेटिनम ब्लैक लिया है जो कि इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और यहाँ से हम H2 गैस पास कर रहे हैं। तो इसको जिससे भी हम अटैच करेंगे, ठीक है, अगर हमने इसको कैथोड की साइड रखा है, मान लेते हैं कि हमने इसको कैथोड की साइड रखा है, तो एनोड की साइड हम मानते हैं कि जिंक रहा होगा, ठीक है, जिंक का पूरा सोल्यूशन हाफ सेल जिंक का रहा होगा,
तो जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड की साइड डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ से अगर H2 गैस प्रोड्यूस होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसको हम वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H पॉजिटिव टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इन हाफ H2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव H2, जो कि यहाँ से रिलीज हो रहा है। दोनों में बात बराबर है, ये 1 इलेक्ट्रॉन से किया है मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन से किया है। आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, इस पे पिछली बार एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि H2 गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, ये हमें रिडक्शन के बारे में बता रहा है। The standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with the platinum black. क्या है यहाँ पे, जो रॉड है उसमें प्लेटिनम की वायर है और coated with the platinum black. The electrode is dipped in a acidic solution. और इस इलेक्ट्रोड को किस में डिप किया है, यहाँ पे ये हमारा एसिडिक सोल्यूशन है, 1 मोलर एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि हमने H2SO4 ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। मीडियम हमने एसिडिक सोल्यूशन लिया है। The concentration of the both the reduction and the oxidation form of the hydrogen is maintained at unity. This implies that pressure of hydrogen gas is 1 bar. और यहाँ पे जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हाइड्रोजन पे वो कितना है, 1 बार है, यानी कि ये स्टैंडर्ड है 1 atm और 1 बार। हम यहाँ पे स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, यानी कि E0 सेल की बात करेंगे। स्टैंडर्ड के लिए देखो, जो नॉर्मल होता है उसको हम उसका ईएमएफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई सेल से, लेकिन जैसे हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं सारा फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा, बस ई के ऊपर नॉट आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन इज 1 मोलर, और यहाँ पे हमने कितना लिया है, 1 मोलर कंसंट्रेशन लिया है सोल्यूशन का। फिर देखो यहाँ पे सारी चीजें टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है, यानी कि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। एट 298 केल्विन द ईएमएफ ऑफ द सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड सेकंड हाफ सेल कंस्ट्रक्टेड, बीच में इन्होंने क्या बनाया, ये सॉल्ट ब्रिज है। कंस्ट्रक्टेड हाफ सेल बाय द टेकिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज द एनोड, reference half cell and the another half cell is cathode, give the reduction potential of the other half cell. The concentration of the oxidation and the reduced form of these species in the right hand half cell are the unity, then cell potential is equal to the standard potential. देखो क्या है यहाँ पे, E0 सेल निकालना है हमें, फॉर्मूला क्या है E0 सेल का, E0 is equal to E right minus E left. हमें ओवरऑल तो हमें पता है कि हम ओवरऑल कैसे निकालेंगे, हम मान के चलते हैं कि ओवरऑल हमारे पास 0.76 वोल्ट है ईएमएफ, और जब हम हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को हमने जब राइट हैंड साइड लिया था तो उसकी वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस ई लेफ्ट, तो यहाँ से हमारे पास ई लेफ्ट की जो वैल्यू आई है वो माइनस 0.76 आया है, यानी कि जो भी हमने जिंक लिया है लेफ्ट साइड तो उसकी सिर्फ सिंगल सेल की जो वैल्यू आई है वो माइनस 0.76 आई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन का पोटेंशियल था उसको 0 माना है, तो E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी 0.76। ऐसे ही हम उल्टा करके कर सकते हैं, हम एक बार क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेफ्ट साइड में रखेंगे और कॉपर के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो वहां से हमें सिंगल कॉपर की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला ये है E0 इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट और E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो वैल्यू अगर हमने 0 रखी है ऑक्सीडेशन साइड तो यहां से हमें रिडक्शन की वैल्यू मिल जाएगी एंड वाइसा वर्सा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लैटिनम की वायर को लेंगे हम, ठीक है, और अगर हमने हाइड्रोजन जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है अगर हमने एनोड साइड लगाया है तो सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, H2 1 बार है जो कि फिर H आयन कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज, और ये है हमारा कैथोड की साइड यानी कि कॉपर जिसका रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर हम उल्टा लेके चले, हम हाइड्रोजन को कैथोड की साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक और यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन। क्लियर है, ओके। द पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
In the first case indicate that copper 2 positive ions get reduced more easily than the H ion. यहाँ पे कह रहे हैं जो copper 2 positive ions है और जो H plus ion है, दोनों में से जो copper 2 positive ions है वो easily reduce होना चाह रहा है, लेकिन H ion की कंपैरिजन में जो H ion है कॉपर के कंपैरिजन में वो कम रिड्यूस होगा, तो दोनों में से जो ज्यादा जल्दी रिड्यूस हो जाएगा वही हमारा रिडक्शन कहलाएगा। तो इन दोनों में क्या है, जो कॉपर है वो जल्दी रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हमने इसको कैथोड की साइड लगाया है। लेकिन वही अगर हम जिंक की बात करें, जिंक और हाइड्रोजन की बात करें, तो जिंक और हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा और जिंक नहीं होना चाहेगा, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा। The reverse process cannot occur, that is hydrogen ion cannot oxidize. इन दोनों में रिवर्स प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम दूसरा आयंस ले ले, जैसे कि जिंक ले ले हम, वी कैन से दैट हाइड्रोजन आयन कैन रिड्यूस कॉपर, हाइड्रोजन कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, बट जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये रिएक्टिविटी सीरीज में है। In nitric acid, it oxidized by the nitrate ion and not by the hydrogen ion. The negative value of the standard electrode potential in the second case indicate that hydrogen ion can oxidize. Zinc की बात कर रहे हैं अब हम, zinc में क्या होगा, negative in second case indicate the hydrogen get oxidized. जब हाइड्रोजन को हम जिंक के साथ रखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा क्या, The ion can oxidize zinc, जो आयन है वो जिंक को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर हाइड्रोजन ने जिंक का ऑक्सीडेशन कर दिया तो वो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। इन द व्यू दिस कन्वेंशन द हाफ सेल ऑफ द डेनियल सेल, दो केस बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, जिंक ने अपना ऑक्सीडेशन किया है, कॉपर ने अपना रिडक्शन किया है, एंड वाइस वर्सा हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे यहाँ पे और एक सिंगल सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। फिर the EMF, the overall reaction of this cell is the sum of the above two reaction. overall reaction दोनों का सम करेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, चाहे हमें उसके लिए मल्टीप्लीकेशन करना पड़े या डिवीजन करना पड़े। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन, एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो एक ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रलिटी है वो कैंसिल हो गई, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, ई नॉट सेल की हमें लेफ्ट का पता चल गया, हमें राइट का पता चल गया, हमने ओवरऑल निकाल लिया है 1.10, ठीक है। यानी कि ये जिंक की वैल्यू है और ये कॉपर की वैल्यू है, और टोटल जो ई नॉट सेल आएगा ओवरऑल रिएक्शन का, जब जिंक और कॉपर को हम यूज करेंगे तो 1.1 वोल्ट आएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, है ना। स्टार्टिंग में हम क्या ले रहे थे, पूरे सेल का ईएमएफ ले रहे थे, पूरे सेल का ई नॉट सेल ले रहे थे, ठीक है। तो वो 1.1 था हमारा, हमने सिंगल भी निकाल के देख लिया, ओवरऑल भी हमने मैच कर लिया कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। Sometimes metal like platinum और gold is used as a inert electrodes. कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन में प्लेटिनम की वायर यूज की थी, क्यों, क्योंकि वो इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही हम गोल्ड को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फॉर द कंडीशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वो क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बस उनको एक सरफेस देते हैं ताकि वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो सके। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी कि इसका हो रहा है रिडक्शन। एंड ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन, और एक ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया है, यहाँ पे Br2 था, Br नेगेटिव हो गया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो हम डिफरेंट टाइप्स के सेल ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉपर जिंक का ले, अभी हमने कॉपर और सिल्वर का भी लिया था, यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का भी है, ठीक है, ओके। The standard electrode potential are very important and we can extract a lot of useful information from them. जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे हम बहुत सारी की अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। आपकी बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको पढ़ेंगे। The value of standard electrode potential for some selected half cell reduction reactions are given in the table 2.1. In the standard electrode potential of an electrode is greater than the zero, then its reductions from the more stable. देखो इस लाइन का क्या मतलब है, यहाँ पे कह रहे हैं if the standard electrode potential of an electrode,
अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से अगर बड़ी है, देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, मतलब जो उसका रिडक्शन का फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से वो ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नेगेटिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो 0 होता है, ठीक है, अगर 0 से बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव आ रही है, तो क्या होगा, वो क्या करना चाहेगा, वो अपने रिड्यूस्ड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर वही वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो वो क्या रहना चाहेगा, नेगेटिव, देन द हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द स्पीशीज, तो हाइड्रोजन इससे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो हाइड्रोजन इससे ज्यादा स्टेबल है, और अगर पॉजिटिव है तो ये रिडक्शन होना चाहेगा, वापस से सब 0 की तरफ आना चाहेंगे। To stability, to provide stability, it can be seen that the standard electrode potential for fluorine is the highest in the table. जो standard reduction potential है किसका, फ्लोरीन का, वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। F2 has the maximum tendency to get reduced, F2 सबसे ज्यादा रिड्यूस हो सकता है, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, इसलिए वो रिड्यूस होना चाहेगा, ठीक है। And therefore fluorine is the gas the strongest oxidizing agent, and fluorine ion is the weakest reducing agent. जो फ्लोरीन है वो weakest reducing agent है, यानी कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। lithium has the lowest electrode potential indicating that lithium ion is the weakest oxidizing agent। अगर हम लिथियम की वैल्यू देखेंगे ना तो वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि उसकी ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो और इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा, वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, वो खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को लेके। While the lithium metal is most powerful reducing agent, वो खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करना पसंद करेगा, और क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, बहुत ही अच्छा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। An aqueous solution, it may be seen that we go from top to bottom in a table 2.1, the standard electrode potential decrease, जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता है, एंड द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट इंक्रीज द रिडक्शन पावर ऑफ द स्पीशीज। देखो ये आपको तब समझ आएगा जब हम इस टेबल की स्टडी अच्छे से करेंगे, अभी आएगा आगे, इस टेबल की स्टडी जब हम अच्छे से करेंगे तब आपको उस लाइन का मतलब समझ आएगा, बट ये हम कब करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब हम इसको अच्छे से देख लेंगे उसके बाद इसकी रीडिंग करेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी अभी के लिए तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, जितना करवाया है उतना सब समझ आया है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी पढ़ने के बाद हमने बुक की रीडिंग की है, तो अगर आप डायरेक्टली थ्योरी पे यहाँ पे बुक की रीडिंग पे आ गए हो तो एक बार पहले थ्योरी की वीडियोस देख लो, ठीक है, 2 वीडियो है, ये हमारा 3rd लेक्चर है, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना एक बार, और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो थ्योरी पे ही बनेगा, ठीक है। इस पे नॉस्ट इक्वेशन से पहले वो टेबल समझाऊंगी, फिर नॉस्ट इक्वेशन करेंगे, लॉग वगैरह निकालना भी सीख लेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।